नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस मनोरंजक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 2 में संकलित एक बहुत ही शानदार कविता विप्लव गायन। विप्लव गायन एक ऐसी कविता है जो प्रतंत्र देश में स्वतंत्रता की अलख जगाती है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की यह कविता ऐसे समय में लिखी गई जब भारत में अंग्रेजी शासन था और भारतीय उससे मुक्ति चाहते थे। मुक्ति का यह आह्वान क्या केवल राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाना चाहिए? क्या साहित्यकारों का, कवियों का, बुद्धिजीवियों का, कलाकारों का उसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। साहित्य हमेशा समाज के आगे चलने वाली मशाल है और इसी तरह की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से नवीन जी देते हैं। कविता आह्वान करती है कि लगातार हमें इस प्रकार के साहित्य की सृजना करनी चाहिए, इस प्रकार की कविताओं का निर्माण करना चाहिए। ऐसी औजपूर्ण कविताएं लिखी जानी चाहिए जो लोगों को प्रेरित करने का काम करें, जो समाज में क्रांति लाने का काम करें, जो इनकलाब की राह पर समाज को, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो आइए सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराब अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हड़तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रूविलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो आपने देखा इस कविता में कवि आह्वान करते हैं। यह एक आह्वान गीत है कि हमें एक कवि को इस प्रकार के साहित्य की सृजना करनी चाहिए, ऐसी कविताओं का निर्माण करना चाहिए, ऐसी कविताएं समाज के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए जिन कविताओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन की एक लहर दौड़ जाए। तो आप कविता का प्रसंग लिखेंगे, तत्पश्चात कविता की व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग क्या होगा? प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित है। कविता का शीर्षक है विप्लव गायन और इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। कवि इस कविता के माध्यम से कलाकार को क्रांति का अलख जगाने के लिए प्रेरित करते हैं, आह्वान करते हैं कलाकारों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति, कवियों के प्रति कि हमें इस प्रकार के साहित्य की सृजना करनी चाहिए जिससे समाज में चैतन्यता उत्पन्न हो, जिससे समाज में जागृति आए। तो प्रारंभिक पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ
जिससे उथल पुथल मच जाए कि जो व्यवस्था है, जो गीत आप लिखते हैं, जिस प्रकार के साहित्य की सृजना आप करना चाहते हैं, उसमें इस प्रकार के शब्द हों, इस प्रकार के अर्थ हों कि लोग एक नए समाज के निर्माण के लिए प्रेरित हों, उठ खड़े हों, उथल पुथल मच जाए, जो जैसा है वैसा वहाँ नहीं रहे, समाज में एक बड़ा परिवर्तन आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए और समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का इसमें सहयोग हो। आगे कवि कहते हैं कि जब आप इस प्रकार के साहित्य की सृजना करेंगे, जैसे वीणा के माध्यम से प्राय बहुत ही मधुर स्वर निकलते हैं, लेकिन कवि कहता है कि जब आप विप्लव गायन करते हैं, क्रांति के साहित्य की सृजना करते हैं, इस प्रकार की कविताओं का निर्माण करते हैं, तो आपकी वीणा से एक प्रकार से चिंगारियां निकलती हैं, औज की कविताएं निकलती हैं। और कवि कहता है इस प्रकार की साहित्यिक सृजना के कारण मेरी मिजराबें टूट गई हैं, जिनके माध्यम से वीणा में स्वर निकाले जाते हैं, और मेरी उंगलियां ऐंठ गई हैं। महानाश के जिस गीत को मैं गाना चाहता हूं, भावातिरेक के कारण, उसके कारण मेरा कंठ अवरुद्ध हुआ जा रहा है, और मैं इस प्रकार के गीतों की सृजना लगातार करने की दिशा में प्रयासरत हूं, जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन की एक ज्वाला जागृत हो। आगे कवि कहते हैं, आग लगेगी क्षण में हड़तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है, और मेरे साहित्य के माध्यम से समाज में एक क्रांति की, परिवर्तन की आग प्रज्वलित होगी, और इस आग के कारण सब प्रकार की प्राचीन जो रूढ़ परंपराएं हैं, नीतियां हैं, जिनकी समाज को अब कोई आवश्यकताएं नहीं है, वह सब झाड़ झंखाड़ उस आग में स्वाहा हो जाएगा, और नए प्रकार के समाज का निर्माण होगा। आप देखते हैं कि कई स्थानों पर किसान अच्छी खेती उगाने के लिए जो झाड़ झंखाड़ पड़ा हो उसमें आग लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि जब साहित्य के माध्यम से लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा, तो ऐसे विचार जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उचित नहीं रह गए हैं, ऐसी परंपराएं जो समाप्त हो जानी चाहिए, वे परंपराएं, वे विचार स्वाहा हो जाएंगे। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है। इस ज्वलंत गायन के स्वर से, जब गायन का, परिवर्तन का, विप्लव का वह स्वर समाज में प्रेषित होगा। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से, और इस प्रकार के गीतों की सृजना मेरे अंतरतम से, आंतरिक मन से ही होगी। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणि की चिंतामणि। और चूंकि अब मैं विप्लव गायन की दिशा में प्रवृत्त हो गया हूं, तो मेरे शरीर का कण कण भावातिरेक में, उसी प्रकार के साहित्य की सृजना में संलग्न है। लगातार उसी प्रकार की ध्वनियां, उसी प्रकार के परिवर्तनगामी स्वर मेरे हृदय से निकल रहे हैं। और जिस प्रकार नाग फूंकार करता है और उसके ऊपर जो चिंतामणि होती है वह मणि भी कालकूट फेंकती है, उसी प्रकार से लगातार मैं भी इसी प्रकार के साहित्य की सृजना कर रहा हूं। मेरा कवि हृदय भी उसी प्रकार के विनाशकारी साहित्य की सृजना कर रहा है, जो समाज में एक परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आगे कवि कहते हैं, आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। कवि कहते हैं कि यदि हमें नए समाज का निर्माण करना है, तो जड़ जो परंपराएं हैं, समाज में जो गतिहीनता आ गई है, उन्हें पहले समाप्त करना ही होगा,
और समाज के निर्माण का यह पोषक सूत्र मैंने समझ लिया है। अतः हम ऐसे साहित्य की सृजना में कवि कलाकार प्रवृत्त हों जो जड़ परंपराओं को समाप्त करे और समाज को नव निर्माण की दिशा में अग्रसर करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कविता का वाचन किया, कविता के प्रसंग को सुना और कविता की व्याख्या को समझने का प्रयास किया। हमेशा ध्यान रखिए कि साहित्य में श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जहां शब्दों से परे उसका अर्थ समझने का सामर्थ्य हम में हो। तो यहाँ कवि विप्लव गायन के माध्यम से समाज में एक परिवर्तन की दिशा देते हैं। आइए अब हमने जो अब तक पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करें। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन हैं? क रामधारी सिंह दिनकर, ख बालकृष्ण शर्मा नवीन, ग सुमित्रानंदन पंत और घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपने पढ़ा कि इस कविता के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, कवि अपनी कविता के माध्यम से आह्वान कर रहा है। किनसे आह्वान कर रहा है? ये परिवर्तनगामी कौन होंगे? 1 स्वतंत्रता सेनानियों को, 2 देशवासियों से, 3 नवयुवकों से और 4 है सेना से। तो कवि अपनी इस कविता के माध्यम से देश के नवयुवकों से आह्वान कर रहा है कि वे इस परिवर्तन का हिस्सा बने, इस परिवर्तन की दिशा में प्रवृत्त हों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उथल पुथल मचने से कवि का क्या अभिप्राय है? विद्रोह का होना, क्रांति का आगमन होना, आंधी का आना या समाज में परिवर्तन का होना? तो उथल पुथल से कवि का अभिप्राय है क्रांति का आगमन और विप्लव गायन का अर्थ भी यही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कवि देशवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है? प्राचीन परंपराओं को समाप्त करने की, परिवर्तन एवं नवनिर्माण करना चाहता है, बदलाव की या उपर्युक्त सभी? तो कवि उपर्युक्त सभी प्रकार की जो तान है वो लोगों को सुनाना चाहता है। वह प्राचीन परंपराओं को समाप्त करना चाहता है, परिवर्तन चाहता है, नवनिर्माण चाहता है और बदलाव की एक बयार बहाना चाहता है। तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कवि कैसा गीत नहीं लिख पा रहा है? रुद्र गीत, क्रांति गीत, मारक गीत या प्रेम गीत? क्रांति गीत नहीं लिख पा रहा है और वही वह लिखना चाहता है जिससे समाज में प्रेरणा उत्पन्न हो। प्रश्न संख्या 6, कवि की वीणा में कैसी चिंगारियां आ बैठी हैं? शांति की, भ्रांति की, क्रांति की या उपर्युक्त सभी? तो कवि की वीणा में क्रांति की चिंगारियां आन बैठी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इस गीत का स्वर कैसा है? वीरतापूर्ण, ओजस्वी, रौद्र या हास्य? तो इसका जो स्वर है वह ओजस्वी स्वर है। ओज के माध्यम से कवि क्रांति का पक्षधर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कवि
किस वाद्य यंत्र में चिंगारियाँ आने की बात करता है? इसके विकल्प हैं तबले में, वीणा में, सारंगी में अथवा ढोलक में। तो इसका उत्तर होगा वीणा में। प्रश्न संख्या 9, कवि के ज्वलंत गायन के स्वर से क्या दग्ध होते हैं? 1, पेड़ और पौधे, 2, झाड़ और झंखाड़, 3, किताबें और कबाड़, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा झाड़ और झंखाड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कविता का उचित शीर्षक है? विप्लव गायन, विप्लय गायन, विप्लव गायन या विप्लव गायन। तो इसका उत्तर होगा विप्लव गायन। उत्तर संख्या 3। कवि के अनुसार कण कण में कौन सा स्वर व्याप्त है? क्रांति का, शांति का, उन्नति का अथवा आनंद का? तो आप जानते हैं कि यह पूरी कविता विप्लव गायन है और क्रांति को समर्पित है, क्रांति के माध्यम से नवनिर्माण को समर्पित है। तो इसका उत्तर होगा क्रांति का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कवि ने जीवन का क्या राज समझ लिया है? पहला विकल्प है सत्संग में ही आनंद है, दूसरा विकल्प है क्रांति के बिना नवनिर्माण संभव नहीं, तीसरा विकल्प है ऋण लेकर भी घी पियो और चौथा विकल्प है राष्ट्रीय समस्याओं से हमें क्या। तो इसका उत्तर होगा क्रांति के बिना नवनिर्माण संभव नहीं। क्रांति के माध्यम से ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं, युवा एक परिवर्तन ला सकते हैं और उसी के माध्यम से नवनिर्माण होता है, नए समाज का निर्माण होता है। ऐसे समाज का निर्माण करने में हम सफल होते हैं जहां सबको समान अधिकार मिलें, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो इन बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से आपने पाठ की पुनरावृत्ति की। अब हम जो पाठ्यपुस्तक में पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न है कविता से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणि की चिंतामणि। तो वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान नवनिर्माण के रास्ते खोलने के भाव के लिए निर्मित हुए हैं, जन जागृति के आह्वान के लिए प्रयोग किए गए हैं और क्रांति के उस भाव को इन शब्दों के माध्यम से कवि व्यक्त करना चाहते हैं जो हर तरफ व्याप्त है। प्रश्न 1 का ख जो भाग है वह है, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरी अंतरतर से। पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? जी हाँ, इन पंक्तियों से सीधे संबंध बनता है, क्योंकि कवि के अंतरतम से ही उस प्रकार के गीतों की सृजना हो रही है जिनके माध्यम से वह समाज में परिवर्तन का आकांक्षी है। कवि के हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश है, जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसके प्रति जिस समय में कवि थे। और उस समय कवि यह चाहते थे
कि क्रांति के माध्यम से वह व्यवस्था परिवर्तित हो और भारतीय समाज का, भारतीय राजनीति का वर्चस्व सत्ता में स्थापित हो। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। कवि लोगों को जागृत करना चाहते हैं, उन्हें सूचना देना चाहते हैं कि वह वीणा जो लगातार कोमल स्वर निकाला करती थी, अब उसके माध्यम से समय की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए ऐसे स्वर निकलने लगे हैं जिन स्वरों की, जिन ओज के स्वरों की आज समाज को आवश्यकता है। और ओज के इन स्वरों ने कवि के शरीर में भी परिवर्तन किए हैं। वे उंगलियां जो केवल कोमल भाव से वीणा पर फिरा करती थी, आज ऐंठ गई हैं। वे अंतरतम से जो सहजता के स्वर निकला करते थे, आज वहाँ से ओजस्वी स्वर निकल रहे हैं, क्रांति के स्वर निकल रहे हैं, महाविनाश के स्वर निकल रहे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी मनःस्थिति और साहित्य के बदले हुए स्वरूप को समाज के समक्ष रखना चाहते हैं। इसके बाद है कविता से आगे। इस कविता के माध्यम से अन्य अनेक कौन कौन सी चीज़ों को आपने समझा, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरणगुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की चार चार पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हों। तो यह आप अपने पुस्तकालय के माध्यम से कर सकते हैं। पुस्तकालय में जाएं और इन चारों कवियों की काव्य जो पुस्तकें हैं उन्हें निकालें और उसमें से जो आपको पसंद हो उन कविताओं का संकलन करें। मुझे जो पंक्तियां पसंद हैं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह पंक्तियां, द्वार बालिका खोल चल बूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दें। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी की यह प्रसिद्ध पंक्तियां जो हमें मनुष्य धर्म सिखाती हैं कि मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए सदा अपने प्राणों को त्याग करने के लिए भी तैयार रहता है। बाधाएं आए तन पर, देखे तुझे नैन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उड़ के शत दल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपने भावों को प्रकट करते हैं। अब हम आपके पाठ में आने वाले अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न है, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया। कविता का मूल भाव है रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों
और भेदभाव वाले विचारों को त्याग कर नव निर्माण की दिशा में प्रवृत्त होना। और इसीलिए कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है। इसका अर्थ होता है क्रांति के लिए किया जाने वाला आह्वान। तो निश्चित रूप से कविता के जो मूल स्वर हैं उनका प्रतिनिधित्व शीर्षक करता है, अतः यह एक श्रेष्ठ, सार्थक, आनंददायक और प्रेरणादायी शीर्षक है। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा की बात। पहला प्रश्न है, कविता में दो शब्दों के मध्य योजक का प्रयोग किया गया है, जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए, योजक चिन्हों का प्रयोग पुनरुक्ति प्रकाश के लिए, कविता में विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। और इस चिन्ह के माध्यम से हम देखते हैं कि कवि अपने उद्देश्य में सफल भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से योजक चिन्हों के इन प्रयोगों ने भाषिक सामर्थ्य में वृद्धि करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला प्रश्न है, भाषा से ही संबंधित है। वह प्रश्न है, कविता में पूर्ण विराम आदि विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में ह शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिलें तो उन्हें छांटकर लिखिए। तो कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कविता में जब इस प्रकार के अन्य प्रयोग हम खोजते हैं तो एक पंक्ति यह भी है, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। इसमें है का प्रयोग दो स्थानों पर हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांटकर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। तो तुकबंदी के जो अन्य शब्द और पद हैं वे इस प्रकार हैं, बैठी हैं, ऐठी हैं, गाती रहती, क्रुद्ध युद्ध। तो इन शब्दों के आधार पर आप अपनी कविता लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कालांश के माध्यम से आपने बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता विप्लव गायन का वाचन, उसका प्रसंग, उसकी व्याख्या
अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में जाना। निश्चित रूप से आज की यह कक्षा आपके लिए बहुत आनंददायक रही होगी। इस कविता को कंठस्थ करें और इसका अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।